नागराज सीरीज। प्रलयंकारी नागराज। इधर सीमन के सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे। कब से यहाँ यूं ही दिन रात पड़े हैं हम, किसी काम तो आते नहीं, बेकार पड़े रहते हैं। हाँ भाई, यहाँ तक तो कोई आ ही नहीं सकता। तभी उन्हें बहुत से सांपों ने घेर लिया। सांप सांप। और कुछ देर बाद ओह, ये तो सब मर गए। इंसानियत के दुश्मन जो थे, मौत के किले से बाहर निकलकर वे एक इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नागराज, ये सीमेंट का बारूदी सुरंग का कारखाना है। प्रोफेसर, फिर तो हम बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरंग के सैनिकों की स्टेन गनों की मदद से उन्होंने कारखाने के पहरेदारों का जमकर मुकाबला किया और कुछ ही देर बाद पहरेदारों पर काबू पाकर वे कारखाने में प्रविष्ट हो गए। प्रोफेसर, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पूरा कारखाना 1 घंटे बाद इसी बारूद से ध्वस्त हो जाए? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिक तेजी से कार्य में जुट गए। तभी वहां भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी। अगले ही पल उन्हें डिसिल्वा व उसके साथियों ने घेर लिया। पकड़ लो इन सबको। किंतु इससे पहले कि कोई भी अपनी जगह से हिलता, नागसेना के जहरीले नागों ने उन्हें डसकर यमपुरी पहुंचा दिया। अपने सिपाहियों को मरते देख डिसिल्वा कांप उठा। नागराज, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। नहीं, नागराज गद्दारों व मौत से डरने वाले कायरों को कभी माफ नहीं करता। कहने के साथ ही नागराज ने डिसिल्वा के चेहरे पर अपने मुंह से जहरीली फुंकार मारी और अगली ही सांस डिसिल्वा के जीवन की आखिरी सांस बन गई। तभी कारखाने में इंजन का तेज शोर गूंजने लगा और अगले ही क्षण हंटर की मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। वह मोटरसाइकिल से उतरकर गर्जा। नागराज, इन्हें मारकर ये ना समझना कि तुम जीत गए। मैं अकेला ही तुम सबके लिए काफी हूं। और अगले ही पल हंटर के जोरदार वार ने जहां नागराज का सिर झन्ना दिया, वहीं उसके दिमाग में एक विचार भी आया। उसने नीचे रखी वेल्डिंग मशीन को चालू किया और तार लेकर हंटर के सामने कूद पड़ा। अब आग की प्रचंड गर्मी ने हंटर के बख्तरबंद को बुरी तरह गर्म कर दिया। हंटर बुरी तरह झुलसने लगा। हंटर ने बचने के बहुत प्रयास किए, किंतु मुझे मत मारो नागराज। नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है हंटर। फिर वह जमीन पर गिर गया और तड़प तड़प कर मर गया। ये तो मर गया लगता है नागराज। हाँ टीना। नागराज, हमने प्रबंध कर दिया है। ठीक 1 घंटे बाद यहाँ विस्फोट होगा, जिससे ये पूरी इमारत ध्वस्त हो जाएगी। ठीक है, बाहर 2 हेलीकॉप्टर खड़े हैं। आप सब टीना के साथ एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकल जाएं। मैं सीमेन को लेकर आता हूँ। नागराज ने सीमेन को हर जगह तलाशा, किंतु वह उसे कहीं ना मिला। अंत में वह सीमेन के कंट्रोल रूम में आ गया। कहाँ छुप गया कमबख्त। तभी सीमेन नागराज के पीछे प्रकट हुआ। नागराज, तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और सीमेन ने गोलियां चला दी, किंतु नागराज मुस्कुराता हुआ उसकी ओर बढ़ता रहा। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता? बड़े कॉमिक्स नागराज पर गोलियों का कोई असर न होता देख सीमेन ने हथगोला निकाल लिया। कमाल है, इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। नागराज, तुम गोलियों से तो बच गए, किंतु इस हथगोले से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उसने गोला नागराज पर उछाल दिया। हथगोला जमीन से टकराया, परंतु नागराज उससे पहले ही वह जगह छोड़ चुका था। नागराज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता सीमेन। और इससे पहले कि सीमेन कुछ और शैतानी हरकत करता, वह नागरस्सी से जकड़ा जा चुका था। नागराज सीमेन को लेकर हेलीकॉप्टर में पहुंचा। कुछ ही क्षणों में हेलीकॉप्टर आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। सीमेन, आज 5 तारीख है और तुम भारत नहीं बल्कि पेरिस की जेल में जा रहे हो। नागराज, सीमेन जिया है शान से और मरेगा भी शान से। वह उठा और हेलीकॉप्टर के द्वार से बाहर कूद गया, किंतु अभी वह नागरस्सी से बंधा हुआ था।
फलस्वरूप वह हेलीकॉप्टर के नीचे लटका रह गया। तभी उसका शरीर एक कारखाने की ऊंची चिमनी से टकराया। उसके शरीर के चीथड़े उड़ गए। आज वाकई मोंट कार्लो पर खून की बारिश हो रही थी, लेकिन नागराज के खून की नहीं, सीमेन के खून की।